नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ वीज़ा के बारे में। वीज़ा क्या होता है, कैसे ले सकते हैं, कितने प्रकार के वीज़ा होता है। दोस्तों, वीज़ा एक तरीके का एक परमिशन होती है जो एक टूरिस्ट को या वर्क करने के लिए, किसी भी प्रकार के वीज़ा के लिए, यानी कि एक यात्रा करने के लिए किसी निश्चित देश की यात्रा करने के लिए एक अनुमति प्रदान करता है, जो आमतौर पर एक पासपोर्ट पर के पृष्ठ पर या तो स्टिकर के तौर पर चिपकाया जाता है या एक पेपर होता है जिसे हम ई वीज़ा कह देते हैं। जो कुछ मुल्क अभी देने लगे हैं ई वीज़ा, नहीं तो मोस्टली कंट्री का जो स्टिकर आपके पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है, और उसको अप्लाई करने के लिए जिस देश के लिए हमें यात्रा करनी है उस ये देश की एम्बेसी में या उस देश के इमिग्रेशन ऑफिस में हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है या वीएफएस में अप्लाई करना होता है। डिपेंड करता है कि जो कौन सी कंट्री क्या सुविधा दे रही है। कुछ कंट्री के लिए आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ के लिए वीएफएस से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जब आपके गंतव्य, जैसे आप अभी जो है जहाँ पर दूतावास नहीं होता है, तो वो किसी दूसरे देश का सहारा लेते हैं, किसी दूसरे देश में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जिस भी देश में आपको जाना है, ज़रूरी नहीं है कि सभी देश का आपको वीज़ा लेना पड़े, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ देश वीज़ा ऑन अराइवल भी देते हैं, जिसमें आपको पहले से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और आप वहाँ सिर्फ आप टिकट और होटल बुकिंग लें, और वहाँ जा कर के वीज़ा की अनुमति वो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी होगा। दोस्तों, अब एक सवाल वीज़ा के रिगार्डिंग, जैसे कि मुझे यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता क्यों है, मेरे को वीज़ा क्यों चाहिए। वीज़ा तो आपने समझ लिया कि वीज़ा क्या होता है, क्यों है, मुझे वीज़ा क्यों है। देखिए, जब आप किसी भी देश की यात्रा करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की, आप जब मान लीजिए नेपाल ही जाना चाहते हैं या भूटान जाना चाहते हैं, या आप एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको फ्रांस जाना है, और फ्रांस जाने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता क्यों है, उसकी एक वजह यह है। होता क्या है कि हर कंट्री का एक वीज़ा नीति होती है जो एक दूसरे को शेयर करते हैं। अब अगर जैसे मैं जिस देश में जाना चाहता हूँ, जिस देश में मान लीजिए मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ, और वहाँ पर आप हमारे देश की वीज़ा नीति नहीं है, तो मेरे लिए, यानी कि वीज़ा नीति यानी मेरा वीज़ा एग्रीमेंट नहीं है उस कंट्री के साथ में, तो मुझे वीज़ा की आवश्यकता है वहाँ जाने के लिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, मुझे वीज़ा की आवश्यकता कहाँ पर नहीं है। जैसे मेरी वीज़ा नीति, हमारे भारत की जो वीज़ा नीति है नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, जहाँ पर मुझे नेपाल में एंट्री करने के लिए, यानी कि वीज़ा नीति से मतलब मेरा वीज़ा एग्रीमेंट, हमारे जो कंट्री का वीज़ा एग्रीमेंट है वो नेपाल के साथ और भूटान के साथ है। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर या इंडियन सिटीजन वो नेपाल जा सकता है बिना वीज़ा लिए, और भूटान जा सकता है। भूटान में एंट्री के लिए एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन नेपाल में उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी तरीके से जो कनाडा और अमेरिका के लोग हैं, एक दूसरे कंट्री में बिना वीज़ा लिए आ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर वीज़ा एग्रीमेंट, उन दोनों देशों के बीच में वीज़ा एग्रीमेंट है, इसलिए वो लोग वहाँ पर आ जा सकते हैं। तो इसलिए अगर जो दोनों देशों के बीच में कोई वीज़ा समझौता हुआ है तो वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अगर वीज़ा समझौता किसी भी मुल्क के बीच में नहीं हुआ है, तो हमें एक परमिशन की ज़रूरत होती है किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में एंट्री करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, जो बहुत कम समय के लिए वैध होता है, और आपकी जो नेशनलिटी है और किस देश के आधार पर आपको हवाई अड्डे के संबंध बनाने के लिए किसी विदेश जाने के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी हमें जैसे किसी लैटिन अमेरिकी कंट्री जाना है। लैटिन अमेरिकी कंट्री जाने के लिए हमें जो भी फ़्लाइट हैं, कोई भी फ़्लाइट दिल्ली से डायरेक्ट नहीं जाती है। जैसे वहाँ पर मोस्टली जो फ़्लाइट होती हैं वाया यूरोप होकर के जाती है, तो यूरोप में हमें मान लीजिएगा फ्रांस होकर के हमें कोई फ़्लाइट मिल रही है, और फ्रांस जाने के लिए, फ्रांस एयरपोर्ट के लिए हमें एयरपोर्ट पर स्टे करने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर को हालांकि ट्रांजिट वीज़े की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर मान लीजिए नीदरलैंड से जा रहा है तो वहाँ पर हमें ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे हमारी जो फ़्लाइट का स्टे है, मान लीजिए हमारी फ़्लाइट जो है पहले 10 घंटे या 12 घंटे जो है पहले दिल्ली से पेरिस जाएगी, फिर पेरिस से
जो पेरिस से जो है वो मैक्सिको जाएगी, मैक्सिको जाएगी या ब्राज़ील किसी जगह पे जाएगी, ठीक है। तो अब 15 घंटे हमें एयरपोर्ट पर रुकने के लिए, यानी कि हमें कुछ समय के लिए, ठीक है, लेकर के मान लीजिए आपको 10-12 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक के लिए ये वीज़ा मिलता है। तो उसमें आप एयरपोर्ट पे रह सकते हैं एयरपोर्ट से। और ये 2 तरीके का ट्रांज़िट वीज़ा होता है, एक सिर्फ़ एयरपोर्ट के लिए होता है, एक होता है कि आप उसको वीज़े को ट्रांज़िट वीज़ा लेकर के बाहर भी जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फ्रांस में 2 तरीके का होता है, एक तो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, एक एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा होता है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा लेना है तो आप उसको पहले से लेकर के जाएँ, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा इसी मतलब शॉर्ट स्टे के लिए होता है। जैसे आप किसी देश से निकल करके जा रहे हैं, वहाँ पर आपको उसकी वीज़ा की ज़रूरत है, वहाँ पर आप बिना वीज़ा के नहीं एंटर कर सकते। फ्रांस में आप रुक जा सकते हैं इंडियन पासपोर्ट वाले, फ्रांस में ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है, और नीदरलैंड में भी ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर आपको यूरोप से किसी और देश में जाना है, यूरोप में नहीं जाना है। एक होता है देखिए टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा एक्चुअल में एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है जो आप विदेशों किसी भी कंट्री में जाने के लिए आप एंट्री के लिए उसकी अनुमति देता है कि हम वहाँ एंटर कर सकें। यह इस तरीके का जो वीज़ा होता है लेकर के, इसे सी वीज़ा भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट स्टे वीज़ा, जिसमें आप किसी भी कंट्री में 3 महीने से कम समय के लिए स्टे कर सकते हैं। 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की इमिग्रेशन आपको कितने दिन की एंट्री करती है। एक होता है देखिए बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा में क्या होता है कि जिस मेज़बान कंट्री में आप जाए, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ से आपको कोई इनवाइट करे या वहाँ कोई किसी तरीके की कोई बिज़नेस पार्टनर हो आपका, वो आपको वहाँ से इनविटेशन भेजे और आप यहाँ से आप अपने कारोबार की सभी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करें एम्बेसी में। और ये वीज़ा जो होता है बिज़नेस वीज़ा लेकर के, इसकी वैलिडिटी डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का स्टे चाहिए, आपको लॉन्ग स्टे चाहिए। अगर लॉन्ग स्टे यानी कि डी वीज़ा होता है जो कि 90 दिन से लेकर के जो कि 90 दिन के लिए, मिनिमम 90 दिन के लिए वैलिड होता है, और 1 साल के लिए और 5 साल तक के लिए भी वैलिड होता है। लेकिन जो बिज़नेस वीज़ा या डी वीज़ा होता है वो 90 दिन के लिए उसकी वैलिडिटी है। जैसे टूरिस्ट वीज़ा की 1 महीने की ही वैलिडिटी होती है, कहीं कहीं पर 3 महीने की वैलिडिटी है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों होता है तीसरा, एक होता है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में ये एक तरीके का छात्र के लिए और स्टडी के लिए बाहर जाने के लिए होता है, जिसमें आपको रिसर्च के लिए डिफरेंट रिसर्च वीज़ा होता है, लेकिन ये स्टडी पढ़ाई करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मान ली फ्रांस और किसी भी कंट्री में जा रहे हैं इंडिया को छोड़ करके, और वहाँ जा कर के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कराया है सभी तरीके का किसी भी संस्थान के अंदर, और वहाँ पर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्टडी वीज़ा की आवश्यकता होती है, जो कि अस्थाई वीज़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वर्किंग वीज़ा, वर्किंग या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है, जिसके जो कि 1 साल से लेकर के मिनिमम 1 साल से लेकर के 2 साल तक के लिए, 3 साल के, डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है उसके साथ आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी डी वीज़ा ही इशू होता है, और आप इसमें 3 महीने से लेकर के साल भर तक रह सकते हैं। साल 2 साल जितना भी आप चाहें उसमें क्या कहते हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं लीगल तरीके से, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। और दोस्तों एक होता है सपोज वीज़ा। सपोज वीज़ा यानी कि शादी करने के लिए, मैरिज वीज़ा जिसे हम कह सकते हैं, मैरिज वीज़ा भी उसे कह सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई, मान लीजिए आपको कोई इंग्लैंड के अंदर कोई लड़की से कोई रिलेशन है, और आप वहाँ से आप उनसे रिलेशन संबंधित होने के बाद में आप शादी करना चाहते हैं, और शादी आपकी हो गई, आपकी जो वाइफ हैं वो इंग्लैंड में हो और आप यहाँ पर हैं, तो आप उस कंडीशन में आप सपोज वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे अमेरिका का देखिए दोस्तों, एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा तो ये हो गया कि आप उसमें जा कर के वहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं, इमिग्रेंट वीज़ा अगर आपको मिला है तो आप जा कर के वहाँ बस सकते हैं। एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आता है जिसमें आपको मल्टी एंट्री वीज़ा होता है और उसमें आपको वापस आना होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में मोस्टली बिज़नेस
वीज़ा इशू होता है, इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट। वीज़ा की जो शक्ल होती है दोस्तों, वीज़ा मोस्टली एक तरीके का स्टिकर होता है जो कि आपके पासपोर्ट पर चिपका दिया जाता है। ये एक तरीके की परमिशन होती है किसी मुल्क में जाने के लिए। उसी तरीके से दोस्तों एक होता है रिसर्च वीज़ा। जिस तरीके से स्टडी वीज़ा होता है उस तरीके से होता है स्टडी रिसर्च वीज़ा। किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च करने के लिए जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं, पीएचडी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनका एक स्पेशल कैटेगरी में रिसर्च वीज़ा इशू होता है। उसी तरीके से एक और वीज़ा होता है दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा, जिसमें आप किसी भी कंट्री के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। इस वीज़ा को लेकर के आप किसी भी कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों एक होता है आपको बिज़नेस कॉन्फ्रेंस वीज़ा, जैसे कि टेम्प्रेरी आपकी 2 दिन की या 4 दिन की टेम्प्रेरी कॉन्फ्रेंस है। मान लीजिए आपको जापान जाना है, 3 दिन के लिए कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जाना तो कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस वीज़ा होता है। और एक होता है दोस्तों फैमिली विजिटर वीज़ा, जिसमें आपके कोई रिलेशन वाले या कोई आपका दोस्त है जो यानी कि विदेश में रहता है, वो आपको इनवाइट करे तो वो फैमिली विजिटर और फ्रेंड्स वीज़ा हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको अभी सभी प्रकार के वीज़ा के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है या कुछ कमी है या कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। किसी तरीके की कोई कमेंट करना है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। थैंक यू सो मच।